हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, बेहतर होगा, पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था क्लॉज को, आज के क्लास में क्लॉज को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछला क्लास हम लोगों का क्लॉज पार्ट 1 था, आज का क्लास हम लोगों का क्लॉज पार्ट 2 रहेगा। और उसके पहले के क्लास में हम लोगों ने कंजक्शंस को अच्छे से स्टडी किया और जैसा कि हमने आपको बताया था कि कंजक्शन और क्लॉज एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। कंजक्शन ही डिनोट करता है कि कौन सा कंजक्शन किस क्लॉज को आइडेंटिफाई करेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्लॉज, जैसा कि क्लॉज 3 प्रकार का होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज का कोई भी अन्य नाम नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और इन सभी की हिंदी होती है प्रधान उपवाक्य, समानपदीय उपवाक्य और इसकी हिंदी होती है आश्रित उपवाक्य। किस पर आश्रित रहता है? ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट रहता है, इसलिए ये अपनी मीनिंग स्वयं नहीं बता सकता है। इसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहना होता है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी क्लॉज पर निर्भर नहीं रहता, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी किसी भी क्लॉज पर निर्भर नहीं रहता। लेकिन यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोई 2 सेंटेंस ऐड हैं, तो जिसके साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिस सेंटेंस के साथ ऐड होंगे वह क्लास कोऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा और अदर क्लास जो होगा कोऑर्डिनेट क्लास के अतिरिक्त उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। उसी तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो क्लॉज ऐड रहेगा और प्रिंसिपल क्लॉज पर अपनी निर्भरता दिखाने के लिए वो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करेगा, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे और उसके अतिरिक्त जिससे कंजक्शन ना ऐड रहे उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। किसी भी वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज दोनों में हो सकता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाले क्लॉज हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो भी प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो तो भी प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है कि कंजक्शन को अगर आगे कर दे तो बाद वाला प्रिंसिपल क्लॉज बन जाता है, अगर कंजक्शन को पहले रखें तो पहले वाला, अगर कंजक्शन पहले है तो बाद वाला प्रिंसिपल, कंजक्शन बाद में है तो पहले वाला प्रिंसिपल क्लॉज बन जाता है। और कैसे ये इसको समझेंगे हम लोग, तो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ऐड होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ता है। अब देखिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज का कोई प्रकार नहीं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज का क्या मतलब है? जब भी हम लोग क्वेश्चन वर्ड को रिलेशन की तरह यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं और उसके साथ कोई ना कोई नाउन नहीं आता है, सेंटेंस में वही वर्ड नाउन का कार्य करेगा, तो क्या कहलाता है? वो नाउन क्लॉज वाला कंजक्शन कहलाएगा। नाउन क्लॉज वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। यदि उन क्वेश्चन वर्ड्स और दैट के साथ कोई ना कोई नाउन ऐड हो और अब नाउन की वजह से वो बताए, अपना मीनिंग कंप्लीट करे, तो एडजेक्टिव हो जाता है। और एडवर्ब क्लॉज में क्या होता है? नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के अतिरिक्त यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड्स रहते हैं और दैट के अतिरिक्त जो भी कंजक्शंस हमने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में पढ़े, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पढ़े, वे सारे कंजक्शंस जैसे सिंस हुआ, एज सून एज हुआ, बिकॉज हुआ, स्कार्सली हुआ, हार्डली हुआ, व्हेनेवर हुआ, एज हुआ, सो दैट हुआ, बहुत सारे ऐसे कंजक्शंस हैं जो कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज में आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। उसमें से क्वेश्चन वर्ड और दैट के अतिरिक्त सभी कंजक्शंस क्या हो जाते हैं? एडवर्ब क्लॉज को डिनोट करते हैं। आई होप आप इसको समझे होंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल से भी देखेंगे। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि 4 प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन, जिसमें बोथ है, एंड सो है, नॉट ओनली बट आल्सो है, यट है, बट है, सो है, देयरफॉर है, फॉर है, हेंस है, देंस है, इधर और, नीदर नॉर, बहुत सारे हैं ऐसे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को डिनोट करते हैं, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। इसके हम लोग 1-2 एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। ये आई होप आपको समझ आया होगा, यहाँ तक कंफर्म हुआ होगा। अब देखिएगा, पहले कोऑर्डिनेट क्लॉज को समझते हैं कि क्या है। जैसे अगर सेंटेंस में दिया हो, ही इज ऑनेस्ट, फुल स्टॉप, ही इज पुअर,
ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में आता है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आप कह सकते हो? आप कह सकते हो he is honest yet he is poor। अब देखिएगा एक सेंटेंस ये हुआ। इसी सेंटेंस को अगर आपको, अब एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो कंपाउंड सेंटेंस में आपको मिलेगा, और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा और सबऑर्डिनेट क्लास की बात होगी वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिलेगा। कई टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, जैसे कि क्लॉज हो गया, कंजक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपने देखा होगा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल कैसे बनाएं, सिंपल को कंपाउंड कैसे बनाएं, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो उसमें हम लोग सिंथेसिस में इस टॉपिक को देखते हैं। तो सिंथेसिस में इंटरमीडिएट में आपने देखा होगा एकेडमिक में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और पूछ लेता है कि ये अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि ये कौन सा क्लॉज है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं आपको अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगी बाद में। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, या एग्जैक्ट सुटेबल कंजक्शन भरना है, या क्या कर देगा गलत कंजक्शन भर देगा और क्लॉज को पहचानते हुए आपको कंजक्शन भरना है। तो क्वेश्चंस किसी प्रकार से पूछ सकता है, आपको आपका टॉपिक कंफर्म होना चाहिए। तो इसको देखिएगा। अब ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस बन गया? जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉज को डिफाइन करते हैं। नाम भी कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेटिंग एक दूसरे से मिल रहा है, और ये कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं। ये आपको मिलेगा आगे कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं, तो इसी कंजक्शन की हेल्प से बनाया जाता है। फिर ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको मिलता है। सिंपल सेंटेंस में कोई भी कंजक्शन लगता नहीं है, इसमें कुछ एडिशनल वर्ड्स लगते हैं, जैसे इन एडिशन टू है, बिकॉज ऑफ है, और आपका मिल जाएगा इन स्पाइट ऑफ, विद अ व्यू टू, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वो अलग होता है, लेकिन जो कंजक्शन होते हैं वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेंगे। तो ये सेंटेंस देखिएगा, अगर इस सेंटेंस को कह दे, यहाँ पे आपको लिख दिया होता कि इसको कंपाउंड बनाओ, ठीक है, तो आपने किसकी हेल्प से बनाया? कंपाउंड। आपको दिमाग में है कि कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आपने कोऑर्डिनेट क्लॉज को डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कर दिया। अब ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बन गया, ये आपका सेपरेट था और ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब अगर कह दिया होता कि इसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो अगर यही सेंटेंस आपको पूछ लेता, ऑनेस्ट फुल स्टॉप ही इज पुअर, और कह देता आपसे कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाओ। ये आपके, जब आप यूपीएससी का मेंस देते हैं तो विदाउट ऑप्शन ऐसे आपको पूछ लेता है, ब्रैकेट में दे करके, जो आपका मेन का पेपर होता है मेंस का, उसमें पूछ लेता है और ऑप्शन नहीं देता है। जब आप प्री में सीसेट देंगे तो ऑप्शनल मिलेगा, लेकिन जब आप मेंस देते हैं तो ऑप्शनल ना मिल करके जो आपको लैंग्वेज का मिलता है उसमें क्वेश्चंस आते हैं, ब्रैकेट में करके दे देगा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। उसको आपको बस जैसे आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था विदाउट ऑप्शन वन लाइनर वाले, वैसे ही आपको मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। अदर एग्जाम्स में तो ऑप्शनल आते हैं, बट मेंस में जब आप करेंगे तो मेंस में आपको ऐसे लैंग्वेज के उसमें मिल जाता है क्वेश्चन। तो देखिएगा, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना है। तो आप इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब ये बनाने को कहेगा तो आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करना है। जब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना है, तो आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। कैसे देखा जाए, अगर ये सेंटेंस है तो अब आप मीनिंग देखो, तो आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाया, और आपको कैसे पता चला कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में 4 प्रकार के कंजक्शन जो पड़े हैं, उन 4 प्रकार के कंजक्शंस में से कौन सा कंजक्शन ही सुटेबल है। तो आपने देखा कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, वह ईमानदार है, वह गरीब है। तो आप यहाँ पे कह सकते थे वह ईमानदार है फिर भी वह गरीब है, आप कह रहे हो, तो फिर भी वह गरीब है के अर्थ में आपने यट लगा दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास सेंटेंस है, दोनों एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, इसलिए आपने कंपाउंड सेंटेंस में एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज कर दिया। और ये कंपाउंड सेंटेंस का एडवर्सेटिव कंजक्शन जो था
वो आपने क्या कर दिया, कंपाउंड में यूज करके इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। अब दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, एक तो कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाना और एक सेपरेट करके कॉम्प्लेक्स बनाने को कह देगा। तो सेपरेट करके बनाएगा तो इस तरह से देगा, और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करने की बात करें तो इस तरीके से दे देगा। अब आपने देखा होगा, आपने सीखा था ऑल, दो और यट, ऑल दो और कॉमा, दो और यट, दो और कॉमा। तो ये किसमें सीखा था, इसी को सेम आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपको ऑल दो के साथ कॉमा, या दो के साथ कॉमा, या दो के साथ यट, या ऑल दो के साथ यट आपने सीखा था। तो अगर इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऑल दो ही इज ऑनेस्ट yet he is poor। अब आपसे दो तरीके से पूछेगा, एक तो पूछेगा कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, दूसरा पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और सब तरीके का कंजक्शन यूज कर देगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन सा, इसमें चारों में कौन सा सही है ना, या आपसे पूछ लेगा कि सुटेबल कंजक्शन का यूज करके बनाइए। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। अब आपने देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन का यूज कर दिया। लेकिन अगर आपसे सेंटेंस इस प्रकार से पूछ लेता, ही इज नॉट अ गुड गाय, इट इज सर्टेन, यही सेंटेंस से दे देता, ही इज नॉट अ गुड गाय, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है कि वह एक अच्छा गाय, अच्छा इंसान, अच्छा लड़का नहीं है। तो आप क्या कर सकते थे, और इसमें से आपको बोल देता कि इसको आप एक बनाओ कोई भी कंजक्शन का यूज करके। तो आप इसको बनाओगे, इट इज सर्टेन दैट ही इज नॉट अ गुड गाय। अब देखिए आपने क्या किया, इट इज सर्टेन दैट का यूज कर दिया, और आपको बताया गया है दैट का प्रयोग या तो नाउन क्लॉज में या तो एडजेक्टिव क्लॉज में आएगा। आप एक सेंटेंस और भी कई बार देखे होंगे कि लिसन टू मी, आई एम सेइंग समथिंग, लिसन टू मी, आई एम सेइंग समथिंग, मुझे ध्यान से सुनो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ। तो मैंने देखिए जो कुछ भी मैंने कहा ना, या मैं कुछ कह रहा हूँ, तो जब आप इसको एक सेंटेंस बनाएंगे तो आप यही तो कहेंगे, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो जो कुछ मैं कह रहा हूँ। तो आपने जो कुछ लाया ना, तो आपको व्हाट का यूज करना पड़ेगा समथिंग के स्थान पे। तो आप लिखेंगे, लिसन टू मी what I am saying, जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम सुनो। आप समझ रहे हैं? तो देखिए what आ गया। अब इसको आपको कौन सा क्लॉज है, ये सारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि नाउन क्लॉज के कंजक्शन, एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन एंड एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन, ये तीनों सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही पार्ट हैं, और दिया गया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। तो अब हम एक बार और कंजक्शन को रिकॉल करेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे। अब देखिएगा, हमने आपसे बताया प्रिंसिपल क्लॉज किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ऐड होगा तो जिसके साथ ऐड होगा वही आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। अदर पार्ट आपका प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, इसमें जिसके साथ कंजक्शन ऐड हो वो एक दूसरे के को उलट सकते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप आगे पीछे नहीं कर सकते। जिसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो अलग हो, डिपेंडेंट हो, वो प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट हो वो प्रिंसिपल क्लॉज। देखिएगा इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे। अब इसमें से अंडरलाइन करके पूछ ले कि कौन सा क्लॉज है। तो सबसे पहले आपको पता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस सेंटेंस में आपको देखिए ये सेंटेंस है कंजक्शन से बनाया हुआ, ये सेंटेंस कंजक्शन से ऐड है, ये सेंटेंस कंजक्शन से ऐड है, और ये सेंटेंस कंजक्शन से ऐड है। और देखिएगा अब इसमें कह दे कि इसमें से कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, तो आप देख पा रहे हो यट किसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है। यट कंजक्शन इसके साथ जुड़ा है, और ये
इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इस सेंटेंस में देखिएगा, ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट येट ही इज पुअर। एक सेंटेंस ये हो गया कि इट इज सर्टेन दैट, ये अलग हो गया, और ही इज नॉट अ गुड गाय, ये अलग हो गया। लिसन टू मी, ये अलग है। वॉट आई एम सेइंग, ये अलग है। अब देखिए, आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखिएगा, ही इज ऑनेस्ट, अगर आप यहाँ फुल स्टॉप लगा दें, इसको भूल जाएं, तो ये अपना मीनिंग कंप्लीट कर ले रहा है कि वह ईमानदार है। यहाँ पे आपको किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन अगर इस सेंटेंस को कहना हो तो इस सेंटेंस को आप यट के साथ ऐड करके ही बोलेंगे, यट ही इज पुअर, फिर भी वह गरीब है। इसका मतलब आपको क्या करना है, यट ही इज पुअर के लिए प्रिंसिपल को ध्यान रखना है। अगर यट को आप इसके साथ ऐड कर दें तो ही इज पुअर, ये डिपेंडेंट ना होकर के ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज में जिसके साथ कंजक्शन को आप ऐड कर दें वो प्रिंसिपल ना बन करके अन्य पार्ट प्रिंसिपल बन जाता है, और जिसके साथ कंजक्शन ऐड हो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। जिसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज हो उसके साथ कंजक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस यट को अगर आप आगे कर दें तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, इस यट को आप इसके साथ ऐड करें तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। अगर यट आगे आ जाता है तो ही इज पुअर प्रिंसिपल है, अगर यट आप इसके साथ ऐड करते हैं तो ही इज ऑनेस्ट प्रिंसिपल क्लॉज है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट को समझते हैं। इस वाले सेंटेंस में देखिए, ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह ईमानदार है, इसको आप कंप्लीट करने के लिए ही इज पुअर को आप लेके जाएंगे और ही इज पुअर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। यदि आप क्या करते हैं, ही इज पुअर को सबऑर्डिनेट बनाते हैं तो यट ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, तो अब ही इज ऑनेस्ट क्या, प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप यट ना लगाते, यहाँ सिर्फ कॉमा कर देते तो यही सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता और ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, इट इज सर्टेन दैट, तो यह निश्चित है। क्या निश्चित है, कुछ आपको बताना पड़ेगा। क्या निश्चित है, तो यह निश्चित है कि, तो आपको जब ये बताना है ही इज नॉट अ गुड गाय, तो यहाँ आपको ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए निश्चित है कि अब आपको कुछ कहना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। तो जब आप कुछ कहेंगे तो प्रिंसिपल पर निर्भर हैं, तो ये क्लॉज हो गया हम लोगों का सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन यदि आप इट इज सर्टेन दैट का ये दैट यहाँ कर दें, दैट ही इज नॉट अ गुड गाय, तो आपको इट इज सर्टेन पे आना पड़ेगा, यह निश्चित है। फुल स्टॉप कर दें तो निश्चित है, इट इज सर्टेन, फुल स्टॉप, तो ये प्रिंसिपल हो गया। यदि आपको कहना पड़ेगा कि ये सेंटेंस आपका दैट ही इज नॉट अ गुड गाय, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट अगर इसके साथ ऐड है तो ये सबऑर्डिनेट, अगर दैट इसके साथ ऐड है तो ये सबऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, लिसन टू मी व्हाट, है ना, लिसन टू मी जो। अब जो को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ और भी कहना होगा, तो वो आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। यदि आप कह रहे हो लिसन टू मी फुल स्टॉप, मुझे सुनो, बात यहीं खत्म हो जाती है। जब आप व्हाट को ऐड नहीं करते हो तो लिसन टू मी प्रिंसिपल हो गया, व्हाट आई एम सेइंग सबऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग समझ लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जो हालांकि मैंने एक बार आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूंगी ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा कब यूज होगा। चलेगा, कुछ प्रैक्टिस देखते हैं। क्लॉज को कैसे पहचानना है, तो कह रहा है आई नो द रीजन वाई यू हेल्प्ड मी। इसको हमने बताया आपको कि इसके साथ जब कोई ना कोई दैट, दैट का मतलब होता है जो या कि, कौन या कि वह, है ना, ये या खाली की भी मीनिंग निकलता है। तो जब इसके साथ कोई नाउन हो तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और जब ये अकेले नाउन का कार्य करे तो ये ही नाउन क्लॉज को डिनोट करेगा। कैसे, बाकी सब कंजक्शन सबऑर्डिनेट वाले जो है वो एडवर्ब क्लॉज में आ जाएंगे। तो देखिए कह रहा है आई नो द रीजन वाई यू हेल्प मी, तो यहाँ देखिए वाई कहीं मिला है, बिल्कुल वाई यहाँ मिला है। तो वाई का प्रयोग रीजन के लिए होता है, हाउ का प्रयोग मेथड के लिए होता है, विच का प्रयोग थिंग या एनिमल के लिए होता है, हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है, व्हेन का प्रयोग टाइम के लिए होता है, वेयर का प्रयोग प्लेस की तरह होता है, व्हाट का प्रयोग थिंग की तरह होता है,
और दैट का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। यहाँ देखिए, अब जब ये व्हाई किसको डिनोट कर रहा है, ये व्हाई बता रहा है द रीजन को। तो व्हाई तो कंजक्शन है, लेकिन व्हाई अकेले थोड़े ना सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाई के साथ द रीजन आया है, तो द रीजन एक नाउन है, और द रीजन जब एक नाउन है तो व्हाई एडजेक्टिव बन गया, और जब व्हाई एडजेक्टिव बन गया तो व्हाई से हुआ प्रेजेंट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी पहचानना है, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। व्हाई से जो रिलेट करेगा, अब व्हाई के पहले कोई ना कोई नाउन है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। लेकिन यही अगर रीजन ना लिखा होता, ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता यहाँ पे, आई नो व्हाई यू हेल्प्ड मी, मैं जानता हूँ कि क्यों तुमने मेरी मदद की। कि क्यों या जो तुमने मेरी मदद की या किस लिए तुमने मदद की, जो भी आप मीनिंग निकाले। तो यहाँ व्हाई के पहले देखिए कुछ भी नहीं है, तो ये व्हाई ही नाउन है। जब व्हाई नाउन है तो इसका मतलब ये जो व्हाई से स्टार्ट क्लॉज हो गया, ये नाउन क्लॉज बन गया। और सबऑर्डिनेट का नाउन क्लॉज, क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, व्हाई को लेकर के मी तक अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि ये कौन सा क्लॉज है। तो जब ऐसे सेंटेंस दे करके पूछे तो व्हाई से जुड़ा हुआ क्लॉज नाउन क्लॉज है, और जब व्हाई से लेकर के मी तक पूछे और द रीजन आगे लिखा हो तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। दोनों में बस माइनर अंतर है, जब द रीजन कर दे कि व्हाई किस लिए आ रहा है ये बात बता दे तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, लेकिन व्हाई किस लिए आ रहा है ये बात ना बताया जाए तो नाउन क्लॉज हो गया। क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ऐसे बनेंगे, इस तरीके से पूछ लेगा कि कौन सा क्लॉज है। और देखिए हम लोग पहचानने का प्रयास करेंगे। एक सेंटेंस लिखा है, हरी सेड दैट अशोक वाज अ गुड बॉय। तो हरी सेड दैट अशोक वाज अ गुड बॉय, तो हरी सेड दैट, तो हरी सेड दैट, हरी ने कहा, क्या कहा, कुछ तो कहा, अशोक वाज अ गुड बॉय। दैट से दिया गया ये पूरा सेंटेंस क्या है, ये नाउन क्लॉज है कि अशोक एक अच्छा लड़का है, की के लिए बात हो गई है ना, इस तरीके से। और देखिएगा, आई नो दैट यू आर अ गुड बॉय, तो यहाँ भी नो दैट कि तुम अच्छे लड़के हो, यहाँ भी ये दैट से अटैच सेंटेंस नाउन क्लॉज है। इस तरीके से आपने पहचान लिया, क्योंकि दैट के पहले कोई ना कोई नाउन नहीं आया है, तो नाउन ही क्या है, दैट ही नाउन है, और ये नाउन क्लॉज बन गया। लेकिन दैट के पहले आई नो दैट बॉय, तो बॉय देखिए नाउन है, तो दैट यहाँ एडजेक्टिव की तरह कार्य कर देता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ही केम व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, तो ये व्हेन किस लिए है, टाइम के लिए आ रहा है, टाइम के लिए आ रहा है। तो टाइम के लिए एडवर्ब क्लॉज में आपको बताए गए थे टाइम वाले कंजक्शन। तो मैं अब यहाँ इसका मीनिंग टाइम के लिए आ रहा है, लेकिन इसका मीनिंग हो रहा है जब तुम सो रहे थे, मीन्स वह ही केम, जब वो आया तब तुम सो रहे थे, या जब वो आया तब सो रहे थे, या वह आया तब तुम सो रहे थे। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, इस तरीके से लिखा होता, I know the time when you went there, यही सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता और अब पहचानने को कहता, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज अब बन गया। एडजेक्टिव क्लॉज बन गया क्योंकि ये एडजेक्टिव बन गया और ये टाइम नाउन है। ठीक है, तो ये देखिए, आई नो द टाइम व्हेन यू वेंट देयर, जब तुम वहाँ गए, है ना, मैं वह समय जानता हूँ कि कब तुम वहाँ गए। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज। तो व्हेन दोनों में आएगा, नाउन में भी आएगा, एडजेक्टिव में भी आएगा, एडवर्ब में भी आपको बताया गया है, लेकिन उसका यूज अलग अलग है। ठीक है, व्हेन और व्हाई का यूज जब हम आपको बता रहे थे जिस क्लास में, उसमें आपने सीखा था कि जब एक साथ दो कार्य हो तो व्हाइल का प्रयोग, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो तो व्हेन का प्रयोग। तो आई होप आपको ने रिमाइंड किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर इज द बॉय
हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। तो देखिएगा वेयर इज द बॉय हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। वेयर एक सेंटेंस है, सेंटेंस में एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन एक इंट्रोगेटिव वर्ड हु भी लग रहा है, लेकिन हु इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। हु क्या है, हु एक रिलेटिव वर्ड यहाँ बन के आ रहा है, इसलिए लास्ट में यहाँ वेयर की वजह से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वेयर इज द बॉय, कि वह लड़का कहाँ है, कि किस लड़के की बात हो रही है, जो तुम्हें मदद किया, जिसने तुम्हारी मदद की या जो तुम्हारी मदद किया। ये सेंटेंस नहीं कह रहा है कि जिसे तुमने मदद किया। अगर ये सेंटेंस आप ऐसे कहते जिसे तुमने मदद किया, तो आपको whom लिखना पड़ता ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को। एक बार इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए अगर ये सेंटेंस है तो ये इसका क्या मतलब है कि कौन या जिसने तुम्हारी मदद की, ये मीनिंग निकल रही है। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस ऐसे कहते कि जिसे तुमने मदद की, तो आप ऐसे कहते वेयर इज द बॉय whom you helped yesterday। ठीक है, तो ये अगर ऐसे सेंटेंस लिखा है तो इसका मतलब होता है कि किसे या जिसे तुमने मदद की, जिसकी तुमने मदद की ये कह रहा है, जिसने तुम्हारी मदद की ये नहीं कह रहा है, तो दोनों में अंतर है। जब whom कहे तो whom ऑब्जेक्टिव केस है who का, और whose पॉजेसिव केस है। तो इसको समझेंगे आप। इसका मीन्स कह रहा है कि मैं वेयर इज द बॉय, वह लड़का कहाँ है जिसे या जिसकी यू हेल्प्ड, तुमने कल मदद की। इसका मीनिंग ये कह रहा है, और इसका मीनिंग कह रहा है वेयर इज द बॉय हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी मदद की। तो whom और who के यूज में अंतर है, इसलिए आप समझेंगे। अब यहाँ पे whom एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये नाउन इस लड़के के लिए आया है, और यहाँ whom भी इसलिए लड़के के लिए आया है कि वह लड़का कहाँ है। ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, और ये भी एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। लेकिन अगर इसको नाउन क्लॉज में कन्वर्ट किया जाए, तो इस द बॉय को अगर हटा दें, तो आप इस द बॉय को हटा दें, इसमें से द बॉय को हटा दें, तो यही नाउन बन जाएगा, ना कि एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव तब बन रहा है जब द बॉय को ये डिफाइन कर रहा है, जब उस बॉय का जिक्र ही ना हो। आई नो whom you helped, मैं जानता हूँ कि किसकी तुमने मदद की। अब उस लड़के की मदद की, डॉग की मदद की, एनिमल की मदद की, किसकी मदद की, ये जिक्र नहीं कर रहा है। यहाँ दर्शा दिया है कि लड़के की मदद की, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज का बन गया कंजक्शन। और अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया जब आपने नाउन और कोई ना कोई बता दिया, एनिमल या पर्सन। जब नहीं बताते तो ये नाउन क्लॉज बन जाता। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा कि कैसे व्हाट और ये whom और who के यूज में अंतर समझते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, यह सेंटेंस अगर इसकी who के स्थान पे जानवर को इंडिकेट करता तो विच लिया होता। जैसे कह देते आप आई नो द डॉग विच यू हेल्प या विच यू सेव्ड। ठीक है, विच यू सेव्ड। अब देखिए विच इस डॉग के लिए आ गया है ना, ये डॉग नाउन है, तो ये एडजेक्टिव बन गया। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। तो देखिएगा इसको, आई नो द डॉग विच यू सेव्ड, तो यहाँ पे डॉग का यूज विच दर्शाने के लिए हुआ, तो विच एडजेक्टिव हो गया और डॉग एक नाउन हो गया। अब ये क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो समझ में आया होगा। और देखिएगा आगे सेंटेंस लिखा हुआ है हम लोगों का, डू यू नो द प्लेस वेयर मिस्टर सिंह लिव्स। तो देखिएगा सेंटेंस है डू यू नो द प्लेस वेयर मिस्टर सिंह लिव्स। तो द प्लेस, वेयर को डिफाइन करने के लिए प्लेस का यूज हुआ है, तो हो जाएगा द प्लेस। तो ये वेयर क्या है कि कहाँ या जहाँ तुम रहते हो, मैं उस स्थान के बारे में जानता हूँ, है ना। डू यू नो, क्या तुम उस स्थान के बारे में जानते हो, वेयर मिस्टर सिंह लिव्स, जहाँ मिस्टर सिंह रहते हैं। तो यहाँ पे कि कहाँ मिस्टर सिंह रहते हैं, ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज का कंजक्शन हो गया।
आगे देखिएगा, डू यू नो वेयर, अगर इसी को नाउन बनाना होता तो यही जो द प्लेस है, इसी द प्लेस को हमने हिडन कर दिया तो यही नाउन का कार्य करने लगा। तो सेंटेंस बन गया, डू यू नो वेयर मिस्टर सिंह लिव्स, क्या तुम जानते हो कि मिस्टर सिंह कहाँ रहते हैं, या कि कहाँ मिस्टर सिंह रहते हैं। तो आपने सीखा होगा कि द यहाँ पे वेयर का यूज प्लेस के लिए होता है, वॉच का यूज थिंग के लिए होता है, दैट का यूज होता है थिंग के लिए, एनिमल के लिए, व्हेन का यूज टाइम के लिए, हु का यूज पर्सन के लिए, विच का यूज थिंग या एनिमल के लिए होता है, और हुम का यूज पर्सन के लिए होता है ना। तो आपने यहाँ पे देखा होगा वाई का प्रयोग रीजन के लिए होता है, वाई का यूज रीजन के लिए, और हाउ का यूज हम मेथड के लिए करते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज को समझ गए। अब एडवर्ब क्लॉज के कुछ कंजक्शन हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा है, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। यहाँ पे देखिएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, इसमें कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको जानने के लिए हमें कंजक्शन समझना होगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज के होते हैं, और इसमें कौन सा एडवर्ब क्लॉज है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड और दैट को छोड़ करके जो भी कंजक्शन हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पढ़े हैं, वे सारे कंजक्शन हमारे हो गए हैं एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज, और ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिया अंडरलाइन करके कि इस क्लॉज को पहचानिए, कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। यही सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कॉमा यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ये यही सेंटेंस ऐसे लिखा होता, यू इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो ये सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज का ही कंजक्शन है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाता, और ये सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता। ठीक है, इस तरीके से समझेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को पहचानते हैं, और कैसे क्वेश्चंस अंडरलाइन करके पूछते हैं, या कैसे सुटेबल कंजक्शन कैसे यूज होगा, कौन सा कंजक्शन ही फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन बस हमारा कॉन्सेप्ट कंफर्म हो तो क्वेश्चन से चाहे जैसे पूछे बच्चे कर ले जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कैसे कोऑर्डिनेट क्लॉज में कंजक्शंस आते हैं और कैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है, उसमें कैसे क्लॉज को पहचानते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देख लेते हैं हम लोग सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस लिखा हो कि ही इज अ गुड बॉय, हिज फ्रेंड इज अ गुड बॉय। ठीक है, आप कहते हैं कि इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, तो कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज का यूज करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय एंड हिज फ्रेंड इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे देखिएगा, एंड से जिसको आप करें, अगर एंड से हिज फ्रेंड इज अ गुड बॉय ऐसे आप कर दें, तो ये बन गया हम लोगों का कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, एंड इससे जुड़ा है। अगर ये देखें तो ये हो गया हम लोगों का प्रिंसिपल क्लॉज। इस तरीके से सेंटेंस देखेंगे तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये कोऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लॉज हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ऐड होता है। और भी सेंटेंस देख सकते हैं, स्टे वेयर आर
कैन गो। यहाँ रुको या तुम जा सकते हो, रुको या जाओ। तो यहाँ देखिए स्टे हियर आर यू कैन गो, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, स्टे हियर अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, यहाँ रुक जाओ। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे और पहचानने से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। ठीक है, एक दो और प्रैक्टिस देख लेते हैं। हम लोग का सेंटेंस ये कह सकता है, और देखिएगा, आई वर्कड हार्ड बट आई फेल्ड। बट आई फेल्ड एडवर्सेटिव कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हम लोगों का प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, और एक रिलेटिव कंजक्शन वाला देख सकते हैं, I was ill, so I could not do it. मैं बीमार था इसलिए मैं इसको कर नहीं सका, इसलिए मैं इसको करने में एबल नहीं था। तो I was ill ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और so I could not do it ये हम लोगों का कौन सा क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पढ़े हैं। अगर यहीं पे यही जैसे सेंटेंस हो जाता कि यही सेंटेंस अगर ऐसे लिखा होता, आई कुड नॉट डू इट बिकॉज आई वॉज इल। ठीक है, तो यही अब देखिए कौन सा बन गया, ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बन गया तो अब ये क्लॉज कौन सा बना, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज बना, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एडवर्ब क्लॉज वाला है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज का एडवर्ब क्लॉज का कंजक्शन यूज हुआ है, बिकॉज आई वॉज इल, दोनों कंप्लीट है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉज इल आई कुड नॉट डू इट, मैं बीमार था इसलिए मैं इसे नहीं कर सका, इसलिए मैं इसे नहीं कर पाया। या आप इसको ऐसे कहो कि मैं इसे नहीं कर पाया क्योंकि मैं बीमार था, है ना। तो आप चाहे जैसे कहो, आपका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। अगर सो का यूज करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस को आप डिनोट करेंगे, यदि आप बिकॉज का यूज करते हैं तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके एडवर्ब क्लॉज को डिनोट करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप आपको कंजक्शन की क्लास, एडवर्ब क्लॉज और आपको क्लॉज की क्लास कंप्लीटली समझ में आई होगी। आप एक आइडिया बना पाए होंगे कि कैसे कंजक्शन से रिलेटेड, क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और कैसे किस कंजक्शन का यूज करके हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, कुछ महत्वपूर्ण और कुछ सामान्य से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग समझे हैं। इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे कंजक्शन और कैसे क्लॉज एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो आई होप आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।